जय साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हम एक एक करके देखेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण चलती है ऑप्शन ए सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलती है। आप जिधर से भी भेजें ना, इस तरह नहीं चलेगी, वक्राकार ऐसे प्रकाश नहीं चलती है। जब भी चलेगी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम यानी कम किस में होता है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है निर्वात दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, वायु दिया हुआ है और कांच दिया हुआ है। देखेंगे ना आखिर प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग ये जानते हैं पहले प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और ये होता है निर्वात में निर्वात। और जैसे वायु लिखा है तो थोड़ा सा इधर उधर रहता है ना, आपको क्या हो जाएगा, ये निर्वात हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और आपको देखेंगे जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब वह कांच में प्रकाश की चाल होता है ना 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो आप देख सकते हैं आखिर प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम है। तो ऑप्शन दिया हुआ है डी, कांच में, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन डी यानी कांच यानी ठोस में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी ये जो मोटर गाड़ी है ना, ये मोटर गाड़ी है, इसके सामने जो यहाँ पे दर्पण लगा रहता है पीछे के वस्तु को देखने के लिए ना, तो कह रहा है वह कौन सा दर्पण होता है। तो यह सामने लगा होगा तो जाहिर सी बात है आपको उत्तल दर्पण लगेगा। कौन सा लगेगा, तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब और पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए ना स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि हम पीछे देखते हैं तो क्या होता है उल्टा, लेकिन उत्तल का होता है कि दर्पण क्या करता है कि सब कुछ सीधा कर देता है ना। उसी सेम कंडीशन है एम्बुलेंस में। अगर बात करें एम्बुलेंस गाड़ी में जो होता है ना, आगे की तरफ देखिएगा ना, आखिर आपको उल्टा लिखा हुआ रहता है। एम्बुलेंस का है, आपको एम्बुलेंस कुछ इस तरह उल्टा लिखा हुआ रहता है, क्योंकि जब हम साइड मिरर में उत्तल दर्पण में देखते हैं तो वह सीधा करके हमें दिखाता है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में, यानी ये गाड़ी हो गया, अब यही क्या हुआ हेडलाइट मतलब क्या होगा, आखिर जो आगे का जो हेडलाइट है, जो आगे का लाइट कह रहा है, तो इसमें होता है अवतल दर्पण। जो इसमें कचौड़ी लगा हुआ रहता है ना, उसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण का होता है। जो आगे की ओर प्रकाश फेंकता है ना, स्पष्ट का है देखने में सहायता करता है और कुहासा को भी काटने में हल्का फुल्का सहायता करता है। कुहासा पीली प्रकाश जो है ना, येलो लाइट, पीली प्रकाश जो है ना, पीला रंग के प्रकाश कुहासा को काटता है। तो यहाँ पे बात करें मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। देखेंगे ये समतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। अगर यहाँ से हम प्रकाश भेजेंगे ना, तो यहाँ से हम प्रकाश भेजेंगे
कहाँ पे, यहाँ पे समतल दर्पण पर प्रकाश भेजेंगे, यहाँ से ये आपसे तो ये क्या हो, परावर्तित होकर सब क्या होगा, आके ऐसे लौट जाएगा, ऐसे भेजेंगे और क्या होगा, ऐसे दर्पण से परावर्तित होकर लौट जाएगा। और ये प्रतिबिंब क्या होगा ना, आके ऊपर से आते हुए प्रतीत होता है। यानी काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमेशा टूटी हुई रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, आखिर टूटी हुई रेखाओं को द्वारा दर्शाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और काल्पनिक का नाम है आभासी। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, आभासी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो यहाँ पर होता है डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है ना। क्या होता है, डायऑप्टर, जिसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है। यह संकेत क्या होता है, डी होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, तो किरण आरेख कहा जाएगा। यानी प्रकाश जब चलता है ना तो किरणों के जो आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तो किरण आरेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2D क्षमता वाले, क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस बात को ना। देखेंगे 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। यानी 2D क्षमता, यानी लेंस का क्षमता कह रहा है ना, तो यहाँ पे क्षमता है, क्षमता, लेंस का क्षमता कह रहा है ना, जैसे P द्वारा सूचित किया जाता है, दिया हुआ है कितना, 2D, कितना दिया हुआ है, 2D। अब कह रहा है फोकसांतर, फोकसांतर और फोकस दूरी। फोकसांतर, फोकस को देखेंगे, फोकस को बड़का F यानी कैपिटल F, और फोकसांतर या फोकस दूरी, क्या, फोकसांतर या फोकस दूरी को किसके द्वारा, तो छोटका यानी आपको स्मॉल f के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर फोकसांतर बराबर का दिया हुआ है ना, वाट, फोकसांतर आपको निकालना है। तो यहाँ पे बात करें ना, तो P इक्वलिटी यानी लेंस की जो क्षमता होता है 100 बाई क्या होता है, F होता है। तो यहाँ पे पूछा है फोकसांतर यानी F का पूछा हुआ है। अब P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2D दिया हुआ है। तो अब देखेंगे ना, फोकसांतर जो होता है ना, फोकसांतर देखेंगे तो फोकसांतर हमेशा सेंटीमीटर में होता है। फोकसांतर क्या होता है, हमेशा सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ है 2D, क्या दिया हुआ है, 2D यानी 2 डायऑप्टर। अब यहाँ का दिया हुआ 100/F। अब बराबर में क्या होता है, वैल्यू जब रहता है तो ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे कट जाता है। तो यहाँ काट देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ कितना हो जाएगा, 50। यहाँ से हम 100 में 2 से भाग दें, कितना बढ़ जाएगा, तो 50। F बराबर कितना आ जाएगा आपका 50। अभी बताएं आकि हम इसको क्या, फोकसांतर को सेंटीमीटर में हम डिनोट करते हैं। तो आपको यह आंसर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी F का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। और P पूछ रहा है यानी क्षमता पूछ रहा है ना। तो अभी P देखेंगे, P बराबर 100/F ना, ये आपका फार्मूला हो गया। यानी आपका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। यानी क्षमता बराबर 100/, ये आपका हो जाएगा फोकस दूरी या फोकसांतर। तो यहाँ पे F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 50 दिया हुआ है। कट जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 दूना 100। यानी P बराबर कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पे पूछा है ना क्षमता, यहाँ क्या पूछा है, क्षमता। तो क्षमता का होगा, लेंस की क्षमता जो होगा डायऑप्टर में होगा। तो ऑप्शन का हो जाएगा 2D। लेकिन देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे माइनस भी दिया हुआ है और प्लस भी दिया हुआ है। तो उत्तल लेंस
उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, तो ये प्लस में होगा। क्या होगा, ये प्लस में होगा। और बात करें उत्तल, सॉरी, यहाँ पे बात करें ना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और यहाँ बात करें ना आके और अवतल, अवतल लेंस, ये क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा, 9 का डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए प्रकाश हमेशा आपको देखेंगे ना आके समूह में चलता है। प्रकाश हमेशा समूह में चलता है। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज होता है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं। प्रकाश हमेशा छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, इसे हम फोटान कहते हैं। देखेंगे ना गर्मी के दिनों में ना कहीं धूप कहीं छांव आपको दिखेगा। आप चल रहे हैं तो आगे आपको छांव दिखेगा, पीछे धूप दिखेगा। पीछे अगर मान लीजिए आगे धूप दिखा तो पीछे छांव दिखा, इसको हम फोटान कहते हैं। प्रकाश हमेशा बंडल के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं ना। क्या होता है? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता अभी बताए हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका धनात्मक हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इस प्रकार आके अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका ए क्या हो जाएगा कि ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है इस प्रकार, उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे कि अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। और प्रश्न है अवतल लेंस को कहा जाता है, तो अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है आखिर निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है ना। तो देखेंगे यहाँ पे आपको जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा क्या है? छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आखिर किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो देखेंगे ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है। 17। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। ये क्या हो गए? ये दर्पण हो गया। ये क्या हो गया? ये दर्पण हो गया। कौन दर्पण? तो समतल दर्पण हो गया। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के ये पहला नियम हो गया, दूसरा नियम का पहला नियम और दूसरा नियम का होगा देखेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया और ये आ रहा है और दर्पण से परावर्तन होके जा रहा है, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब प्रकाश के परावर्तन के ये हो गया आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक तल में होता है ना। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए तीनों ना
ये जो होते हैं एक तल में होते हैं, यही प्रकाश के परावर्तन के पहले का नियम है। और यहाँ से देखेंगे एक यहाँ कोण बन रहा है, देखेंगे एक यहाँ कोण बन रहा है, कहाँ पे, आखिर ये आपतित किरण और अभिलंब से यहाँ कोण बन रहा है और अभिलंब से परावर्तित किरण से एक यहाँ कोण बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब से जो यहाँ पे जो कोण बनता है ना, उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। यानी कहने का अर्थ ये है कि 30 डिग्री का ये होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का ये होगा तो 60 डिग्री का ये होगा, 45 डिग्री का ये होगा तो 45 डिग्री का ये भी होगा। यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 नंबर का। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम से देखेंगे, जब यहाँ पे देखेंगे ये माध्यम होता है। माध्यम कौन हुआ? कह रहा है कि प्रकाश की किरण हवा, ये हवा माध्यम हो गया और नीचे क्या हो गया? कांच में। कांच कैसा होता है? तो ठोस होता है। जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण कहाँ से? यहाँ हवा से। और अब देखेंगे हवा से, यानी आपको देखेंगे हवा कोई माध्यम है और नीचे का है ठोस कोई माध्यम है। तो जब हवा से प्रकाश में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। तो देखेंगे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों मुड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना, हवा का है पूरा खाली है और ठोस क्या है? पूरा अंतराण्विक आकर्षण बल उसके क्या है? काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर बात करें ना, यही आके ठोस है, अगर ऊपर ठोस हो जाएगा नीचे हवा हो जाएगा, ठोस मतलब क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। ठोस मतलब यहाँ का क्या हो गया? मान लो कोई ठोस कांच हुआ और यहाँ पे ठोस से आएगा ना, आके जब प्रकाश की किरण आएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखेंगे कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट, यानी आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आखिर फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। हम अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आखिर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? साइड मिरर का उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आखिर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है आखिर 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। उसकी त्रिज्या क्या होगा? उसको त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने का। त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, यानी एफ का वैल्यू दिया हुआ, तो एफ बराबर होता है r बाई टू। एफ बराबर क्या होगा? r/2 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे r/2 होगा, तो r/2 यहाँ पे एफ का वैल्यू दिया हुआ है। एफ का वैल्यू कितना हुआ है? दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। आपको आर का पूछा है, तो यहाँ पे r/2, यहाँ पे बराबर में जब रहता है तो ऊपर नीचे क्या होता है? गुणा हो जाता है। बराबर में रहता है तो क्या होता है? ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। तो यानी r बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुना 20 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन, यहाँ पर देख लेंगे आखिर सी आपका उत्तर होगा अवतल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? आखिर छोटे छोटे, जैसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आखिर किस लेंस के द्वारा सिर्फ एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अभी बतलाए हैं आपतन कोण हमेशा क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या आभासी,
या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है कि सीधा होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और बात करें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है ना, क्यों उल्टा होता है, इसके डिस्कस हम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं। इस ना अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, उसमें देख सकते हैं। क्योंकि कल्पना हमेशा सीधा ही लोग करते हैं, उल्टा नहीं करता है। जैसे मानिए कल्पना लोग करते हैं कि हम काश मिठाई खा रहे होते, ऐसा नहीं कोई कल्पना करता है काश हम जूता खा रहे थे, चप्पल खा रहे होते, ऐसा नहीं कल्पना कोई करता है। जब भी कोई करेगा तो पॉजिटिव थिंकिंग करेगा, पॉजिटिव सोचेगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, ऑप्शन ए कितना हो जाएगा, 2 होती है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है इस प्रकार कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो आपका उत्तल होता है। क्या होता है, आपका उत्तल होता है। देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्पष्ट प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए आपका अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता यानी क्षमता दिया हुआ है P बराबर 1 डायोप्टर, यानी एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस से दूरी क्या है, फोकस दूरी F बराबर वाट। तो P बराबर 100/F, आपको ये फार्मूला हो गया। अब कह रहा है ना P के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1D दिया हुआ है, बराबर 100/F। तो अब कह रहा है ना आखिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 से और D के हम ना काटेंगे तो कटेगा, 1 से D तो कोई मतलब है, वैल्यू नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका F बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर F बराबर 100 सेंटीमीटर। क्यों होगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी को किसमें अभी बतलाए हैं आगे सेंटीमीटर में ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे 100 आपको 2 दिया हुआ है, एगो प्लस में दिया हुआ है, एगो माइनस में दिया हुआ है। हम अभी बोले ना उत्तल लेंस का होगा तो आपका प्लस में होगा और अवतल लेंस का होगा माइनस में होगा। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चलिए मैथ के लिए आप प्लेलिस्ट में मैथ अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो मैथ प्लेलिस्ट में बना हुआ है ऑलरेडी ना, वहाँ से आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आखिर किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में है। देखेंगे यहाँ पे फोकस दूरियां माइनस में है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए अभी बताए हैं ना कि दोनों माइनस में है, तो अवतल का होता है माइनस होता है, अवतल का होता है माइनस होता है और उत्तल का होता है प्लस होता है। तो अवतल का होगा यहाँ पर दोनों अवतल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करते हैं ना अगर उत्तल रहता तो यहाँ पर प्लस रहता तो आपका उत्तल होता। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन कहे तब चाहे अपवर्तन कहे तब 2 ही नियम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, इसको बोलते हैं साइन आर, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम होता है, तो ऑप्शन यहाँ साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है। तो देखेंगे किनारे पे क्या हो गया, पतला हो गया, किनारे पे क्या हो गया, पतला हो गया, बीच में क्या हो गया, मोटा हो गया। तो देखिए पतला बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सभी जगह मोटा गलत, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी का होगा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर होता है ना, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब
देखेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होता है, तो होता है भी होता है। प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होता है, तो भी होता है। प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होता है, तो भी होता है। और वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, तो यू होता है। आवर्धन का होता है एम, आवर्धन का होता है तो एम, यानी एम बराबर भी बाई यू हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी क्या होता है, तो एफ बराबर r/2 होता है। ऑप्शन में देखेंगे तो एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 नहीं दिया, एफ बराबर दिया तो r दिया हुआ है, एफ बराबर 2/r दिया हुआ, लेकिन और दिया हुआ है। तो देखेंगे इसको क्या करेंगे हम, r बराबर एस एफ क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे हम, क्रॉस में गुणा कर देंगे। क्रॉस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखेंगे r बराबर 2f, r बराबर 2f ऑप्शन ए ही में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है r बराबर 2f। यानी देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, आगे सोलर कुकर में प्रकाश के एक जगह एकत्रित करके और तापमान को बढ़ा देता है, और इसमें जो भी वस्तु रखते हैं ना, खाना बनाने वाला, पकाने वाला, वो क्या होता है, आगे कम समय में पक जाता है। क्या होता है, कम समय में पक जाता है। अगर कुकर की बात करें ना, कुकर में खाना इसलिए जल्दी बन जाता है क्योंकि उसके अंदर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए जल्दी खाना बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तल लेंस बना प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब देखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या होता है, उल्टा। जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना, तो वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा, आभासी काल्पनिक बनेगा तो क्या होगा, सीधा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी होगा। देखेंगे यहाँ पे हम क्या है, आखिर उत्तल लेंस बना रहे हैं, यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस हो गया। अब देखेंगे ना यहाँ पे आखिर इसमें क्या होता है, आखिर इसमें दो गो फोकस होता है। इसमें क्या होता है, आखिर दो गो फोकस होता है, 2f2 पहला हो गया और 2f1 दूसरा हो गया। ये क्या हो गया, ये अनंत हो गया। अब देखेंगे ना यहाँ पे क्या हो गया, f हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2f, यहाँ पे 2f1 और 2f1 हो गया यहाँ पे ना। अब देखेंगे ना यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अनंत हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अनंत हो गया। अब यहाँ से हम कोई वस्तु देखेंगे, यहाँ पे हम कोई वस्तु रखते हैं, यानी देखिए कौन कंडीशन बनेगा, तो प्रति वस्तु रखने का, तो एक यानी अनंत और 2f1 के बीच में 2, यहाँ पर 2f पर एक, यहाँ पर 1 2 3 4, एक यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर वस्तु रखेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। अब बात करें ना आखिर प्रतिबिंब, जब वस्तु यहाँ रखें तो दर्पण के इधर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखेंगे वस्तु अगर यहाँ रखेंगे अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, यानी 1 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वहाँ बन गया। अब इसके अब ये 2 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो यहाँ बन गया। 3 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो 3 नंबर प्रतिबिंब यहाँ बन गया। 4 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो 4 नंबर प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ये 5 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो अनंत पर बन गया। ये 5 नंबर का प्रतिबिंब बन गया। अब बात कर रहे हैं 6 नंबर के, तो इधर ही बन जाता है। तो ये प्रतिबिंब ये क्या होता है, ये होता है छोटा, ये क्या होता है, वस्तु के अपेक्षा दूर छोटा बनता है। और ये क्या होता है, आखिर बराबर बनता है। ये क्या होता है, बराबर बनता है। ये क्या होता है, तो बड़ा बनता है। और ये क्या होगा, आखिर ये होता है आपका वास्तविक। ये क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा ना। और ये क्या होगा, ये प्रतिबिंब होगा आपका काल्पनिक बनेगा। ये क्या होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा तो क्या होगा, सीधा होगा। ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। क्यों, क्योंकि f और 2f के बीच में कहा है, यानी यहाँ के बीच में जब कहा है तो 4 नंबर के 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर के 4 नंबर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2
3 4 का बन गया, बड़ा बन गया। वास्तविक और बड़ा, ये वास्तविक बन गया और यहाँ आपका बन गया बड़ा बन गया। तो ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो बात करें गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लेंस होते हैं ठोस के बने होते हैं ना, कांच के बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आखिर वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो। वक्रित मतलब क्या होता है? टेढ़ा। ये क्या है? आखिर ये गोलाकार है। ये क्या है? एक गोलाकार है, एक गोला है ना, इसको बात करना गोला है और इसको कह रहा है आखिर वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो। अगर यहाँ पे हम अगर कलई कर दे तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। ये क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। अब क्या बन गया? अब अगर इसको अंदर की ओर देखेंगे, इसके अंदर की ओर कलई कर दे तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। यानी कहने का अर्थ है ना, अगर हम इधर से आ रहे हैं तो पहले इसको कलई करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे तो पहले इसको कलई कर देंगे। तो देखिए अगर बाहर की ओर कलई किए हैं और परावर्तक सतह अंदर की ओर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। आज इसका परावर्तक सतह क्या होता है? आखिर बाहर होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? बाहर होता है और अंदर की ओर कलई है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये उत्तल दर्पण। अब कह रहे हैं वक्रित। वक्रित मतलब क्या हो? टेढ़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि बाहर की ओर टेढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? अब केंद्र को कह रहा है ना। अब देखिए, अब गोलीय दर्पण के ना, अब केंद्र को कह रहा है। यहाँ पर केंद्र को कह रहा है तो केंद्र को क्या कहा जाएगा? आपको केंद्र को ध्रुव कहा जाए। यहाँ पे दर्पण हो गया, ये दर्पण मान लीजिए ये हो गया। दर्पण के बीच के दर्पण के चौड़ाई को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। और दर्पण के बीच की दूरी को इसको क्या बोलते हैं? दोनों दर्पण के यहाँ दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, आखिर किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ना, यानी जो छोटा अक्षर पढ़ने के लिए आप किस पढ़ते समय आपको निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम पसंद करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या हो गया? दर्पण सूत्र हो गया। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है। और डी देखेंगे ना, यहाँ पे क्या कर दिया है? v/1 कर दिया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब क्या होगा? लेंस सूत्र क्या होगा? तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ना। अब बात करें ना, आखिर यहाँ पे बात करें, आखिर ये v का होता है, u का होता है और f का होता है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये उपयोग किया जाता है। क्या होता है? तो v का होता है आपका आपको v प्रतिबिंब होता है, और u का होता है वस्तु होता है, f का होता है आपका फोकस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है ना। आप देखेंगे गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र किससे सूचित किया जाता है? तो C से सूचित किया जाता है। अब बात करें, P होता है ध्रुव। P का होता है ध्रुव होता है। F का होता है फोकस होता है। F का होता है फोकस होता है। और छोटा f जो होता है ना, फोकस दूरी। छोटा f का होता है फोकस दूरी, या क्या बोलते हैं? इसी को फोकसांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तो फोकसांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को फोकसांतर बोलते हैं। तो आपका 48 का ऑप्शन ए आपका। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की छाल हो गया, प्रकाश की चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, ENT यानी ई से आई, एन से क्या होगा? नोज ना, और टी से क्या होगा? टीथ। देखेंगे ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, ये क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो उसमें जो भी त्रुटि कमी गलती रहेगी सब स्पष्ट दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है। यानी एक छोटा सा यहाँ देखेंगे ना, एक यानी इसका अवतल का मीनिंग आपको दिख रहा है बड़ा, तो आपको बड़ा आपको प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल को आपको छोटा दिख रहा है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यह दिमाग में बैठा लीजिए आपको, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता। जब पतला लेंस की आवर्धन यानी पतला होगा तो कम ना होगा, पतला होगा तो कम होगा। अगला है कि मोटा होगा तो क्या होगा? मोटा होगा तो अधिक होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 क्या हो जाएगा? 52 प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। आखिर अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है ना। अब देखिए आभासी एवं सीधा, देखिए इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं किए हैं तो आइए देखते हैं। देखेंगे ये क्या हो गया, ये देखेंगे अवतल दर्पण के, ये क्या हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया। और यहाँ पर देखेंगे ना, ये क्या हो गया? ये दर्पण के, ये दर्पण हो गया MN है ना। ये क्या हो गया? पोल हो गया। ये क्या हो गया? F हो गया। ये क्या हो गया? C हो गया। ये क्या हो गया? अनंत हो गया। ये क्या हो गया? अनंत हो गया। अब बात करें ना, आखिर इसमें 6 जगह वस्तु रखते हैं। एक अनंत पर रखते हैं, एक का है अनंत पर रखते हैं, और दूसरा रखते हैं अनंत और C के बीच में, तीसरा रखते हैं C पर, और चौथा रखते हैं आपको C और F के बीच में, आप पांचवा रखते हैं F पर, और छठवां रखते हैं आपको पोल और F के बीच में। अब देखेंगे ना, आखिर अनंत से जब जाती है ना, अनंत से जब जाती है प्रकाश की किरणें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर बनता है। यानी ये 1 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? ये 1 नंबर बन गया। यानी यहाँ देखेंगे अनंत और C के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ। यानी ये 2 नंबर का यहाँ 2 नंबर बन गया। यानी ऐसे बढ़ेंगे और ऐसे इधर से घटेंगे, यानी यहाँ पे रहेगा तो इसी पे बन जाएगा 3 नंबर। ये 3 नंबर है। ये 4 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ बनेगा। ये 5 नंबर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बन जाएगा। और 6 नंबर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 6 नंबर प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। ये 6 नंबर, ये 6 नंबर। देखेंगे ये ना हमेशा पेपर में पूछता है, यानी ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर, 4 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर 5 नंबर, या 6 नंबर कहाँ हो जाता है? इधर। अब देखिए ये क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? हमेशा उल्टा होगा। ये क्या होगा? काल्पनिक। ये क्या होगा? काल्पनिक होगा। ये क्या होगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। काल्पनिक और सीधा बनेगा। अब ये क्या होगा? ये बड़ा बनेगा। और ये क्या होगा? देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे समझेंगे आकि यहाँ समझेंगे आकि ई क्या होगा? आकि बहुत छोटा होगा। ये प्रतिबिंब क्या होगा? आकि बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होगा। ये क्या होगा? बहुत छोटा होगा। ये क्या होगा? तो छोटा होगा। ये क्या होगा? तो बराबर होगा। ये क्या होगा? तो बराबर होगा। ये क्या होगा? तो बड़ा होगा। अनंत पे क्या होगा? तो अनंत पर बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? अनंत पे बहुत बड़ा होगा। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा, आभासी एवं सीधा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब मतलब क्या होता है? बिंब मतलब होता है वस्तु। बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु, जिसे
यू के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आभासी एवं सीधा, काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब क्या प्रतिबिंब की स्थिति होती है? क्या होगी? अनंत पर होती है। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आखिर उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी आपका ऑप्शन सी यानी अनंत आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगी, कितना होगी? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ये सब बताएं अभी, उसको आप देख सकते हैं। क्या होगा? सब आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है इस प्रकार, 58 नंबर, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा? तो फोकस होगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। इससे पहले सब बता चुके हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका क्या होगा? फोकस पर होगा। इसका क्या होगा? फोकस पर होगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न है, आखिर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। वो रंग कौन कौन सा है? VIBGYOR, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ना। ये सब बताए हैं, वर्ण विक्षेपण में भी बताए हैं, इंद्रधनुष में भी बताए हैं ना, इस रंग के बारे में। चलिए आपका बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो इस तरह करके टोटल क्वेश्चन 62 था प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम से। कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।